हेलो लर्नर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सेट है और द फर्स्ट क्वेश्चन आप सामने देख सकते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम एंड ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is. So what we have here? We have a simple pendulum. So we have a simple pendulum. Bob has some mass which is 2 grams and it also has some charge. How much? 5 microcoulombs. So 5 microcoulomb charge. Okay, and it is hanging in a horizontal electric field of intensity. So you have electric field like this of intensity 2000 वोल्ट पर मीटर. सो आप सोच सकते हैं ये इस बॉब पे आपका पॉजिटिव चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, और हमें पता है कि कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स लगता है. कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई. तो रिजल्ट होगा कि ये जो पेंडुलम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा. उस पर इस तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि Q इंटू ई के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा स्ट्रिंग पे टेंशन, और ये है वर्टिकल, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया जा रहा है वही क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वेट mg. तो हम लोग अगर इस टेंशन को रिजॉल्व कर देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो दिस वर्टिकल component will be t cos theta and this horizontal component will be t sin theta. So t sin theta equal to हो जाएगा q e और t cos theta equal to हो जाएगा आपका m g. अब इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं अगर दूसरे इक्वेशन से, सो t cancels, this becomes tangent of theta equal to, now we have to simply put the values. चार्ज है 5 माइक्रोकूलम यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -6. इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2000 एंड मास इज गिवन, मास इज 2 ग्राम, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड g इज 10. So we have this 2 cancels 100. So we have 5 into 10 to the power -6. Now look, this 10 to the power -3 ऊपर जाके बन जाएगा 10 to the power +3, और ये 100 पहले से है यानी कि 10 to the power +5 हो जाएगा, यानी कि 5 into 10 to the power -1 यानी कि 0.5. So tan theta is equal to 0.5 means theta equal to tan inverse 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है. So first question is, now the second question says a solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. So far question में बोल रहा है कि एक hollow spherical shell है, नहीं solid conducting sphere है और इस पे चार्ज दिया गया है q. तो अगर ये solid रहे चाहे hollow रहे, किसी स्फीयर पे जब आप चार्ज देते हो तो उसका सारा चार्ज हमेशा सरफेस पे ही चला जाता है, तो ये क्यू चार्ज सरफेस पे रिसाइड करेगा. ओके, नाउ इट इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल. सो नाउ वी हैव अ होलो स्फेरिकल शेल एंड दिस शेल इज सराउंडिंग दिस सॉलिड स्फीयर. सो होगा क्या कि इंडक्शन के थ्रू, क्योंकि ये कंडक्टर है, इंडक्शन के थ्रू क्या होगा कि इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होके इनर वाले फेस पे आ जाएगा, इनर वाले सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -q. बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज कैन नॉट बी इरेटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड. सो सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज आना पड़ेगा +q, तभी तो आपका -q +q टोटल चार्ज सरफेस पे 0 रहेगा. ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द surface of solid sphere and that of outer surface of hollow sphere is V. So potential difference between this inner and this outer, this is V. So let's call this V1 and call this V2. So V is actually V1 minus V2.
if the shell is now given a charge minus 4q, now the shell is given charge minus 4q, we will do it later. The new potential difference between the same two surface is, so the new potential difference is question mark. Fine. तो अभी हम लोग ना ये जो कंडीशन दिया हुआ था कि इसको हम लोग -4q चार्ज दे रहे हैं वो रहने देते हैं. पहले हम लोग सिंपली v1 और v2 का वैल्यू निकालते हैं क्या होगा सिर्फ इसी कंडीशन पे. ओके, v1 इक्वल टू क्या होना चाहिए. नाउ v1 मीन्स पोटेंशियल एट द इनर सरफेस, एट द सरफेस ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर. तो हम लोग को पता है कि किसी सॉलिड स्फीयर के कारण उसी के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q डिवाइडेड बाय रेडियस. तो अंदर वाले का रेडियस को हम ले लेते हैं लेट से स्मॉल r और बाहर वाले को हम ले लेते हैं कैपिटल R. सो q बाई स्मॉल r. दिस इज v1 ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर. बट ये बाहर वाले होलो स्फीयर के कारण भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा. कितना पोटेंशियल होगा तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि किसी होलो स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का सेम वैल्यू होता है. ये जो रीजन है वो एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है. और कितना पोटेंशियल होता है अंदर में हर एक पॉइंट पे, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है. इसका मतलब कि प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस चार्ज हो जाएगा -q बाई उसका रेडियस कैपिटल R. और फिर इस बाहर वाले चार्ज प्लस q के कारण भी तो कुछ पोटेंशियल होगा वहाँ पे. तो जितना इस माइनस q चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, उतना इस प्लस q चार्ज के कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. मतलब कि इस पूरे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. मैथमेटिकली भी हम लोग यही देख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस q डिवाइडेड बाई R. सो ये जो दोनों टर्म हैं ये दोनों टर्म पूरा कैंसिल हो जाएंगे. सो v1 इज सिंपली 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई R. नाउ व्हाट अबाउट v2? v2 मीन्स पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर होलो स्फीयर. वंस अगेन इस जगह पे पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं तो एक बार इस वाले चार्ज के कारण, फिर इस वाले चार्ज के कारण, फिर इस वाले चार्ज के कारण, सारे चार्जेस के कारण निकालना होगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये -q चार्ज के कारण यहाँ जितना पोटेंशियल है प्लस q चार्ज के कारण भी तो उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा. यानी कि सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे. कितना कंट्रीब्यूशन होगा? सो इस सॉलिड स्फीयर के कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी आउटसाइड पॉइंट पे, तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे इमेजिन है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई कैपिटल R. ये कैपिटल R लेना होगा हम लोग को, स्मॉल r नहीं, कैपिटल R. ओके, नाउ इट वाज गिवन दैट v इक्वल टू v1 माइनस v2. सो v इक्वल टू v1 माइनस v2 दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दोनों से कॉमन ले लेते हैं. एक्चुअली q भी कॉमन आ जाएगा, q भी कॉमन ले लेते हैं. तो v1 के जगह बचेगा सिर्फ 1/r माइनस v2 की जगह पे 1/कैपिटल R. सो ये एक्चुअली v के लिए एक्सप्रेशन आया. नाउ अब क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि इफ़ द शेल इज़ नाउ गिवन चार्ज -4q. चलिए तो शेल को हम लोग चार्ज -4q दे देते हैं. फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं. ये एक अंदर में सॉलिड स्फीयर था जिसका कि रेडियस है स्मॉल r. इस पे चार्ज था +q और ये बाहर आपका एक होलो स्फीयर था. और इंडक्शन के कारण यहाँ पे चार्ज आ गया था -q, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आ गया था +q. बट इसको अब हम बाहर से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं -4q. तो होगा क्या? होगा ये कि जो भी चार्ज है पहले तो आउटसाइड सरफेस पे रहेगा और ये -4q इस +q में ऐड हो जाएगा. तो रिजल्टेंट चार्ज सरफेस का हो जाएगा +q और फिर -4q. कहने का मतलब है -3q. और नोटिस कीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है. टोटल हमने कितना चार्ज दिया? -4q. और इस स्फीयर के आउटर वाले सरफेस पे चार्ज है -3q और अंदर वाले पे पहले से कितना था? -q. तो -q और -3q यानी कि -4q. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ वैलिड है. खैर इनर वाले सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल ले रहे थे v1 और आउटर वाले पे v2. चलिए फिर से v1 और v2 निकाला जाए. v1 इक्वल टू क्या होगा? तो इस वाले सरफेस पे तो पोटेंशियल खुद उसी के कारण होगा, तो इसके कारण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r.
और फिर प्लस ये बाहर वाले शेल पे जो चार्ज है, तो बाहर वाले शेल पे टोटल चार्ज कितना है -4q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4q डिवाइडेड बाय कैपिटल R होना चाहिए। ओके, डिवाइडेड बाय कैपिटल R, क्योंकि इस वाले का रेडियस कैपिटल R है। ओके, V2 निकालते हैं। V2 मीन्स पोटेंशियल इस सरफेस पे यहाँ, तो V2 के लिए फिर से इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, और इस आउटर वाले सरफेस पे टोटल -4q चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है। तो पहले इस प्लस क्यू कारण निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, बताइए कौन सा होना चाहिए, स्मॉल आर या कैपिटल आर? गेस, कैपिटल आर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो कि इसके सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। एंड देन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4q डिवाइडेड बाई once again capital R. Okay, now V new, V means potential difference. So new potential difference will be V1 minus V2. So इस पूरे V1 में से इस पूरे V2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला टर्म तो दोनों में सेम चीज़ है। ये सेकेंड टर्म, इसका जो सेकेंड टर्म है इसका भी यही सेकेंड टर्म है। तो अगर V1 में से V2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि V2 माइनस में है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली Q भी कॉमन आ जाएगा, 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R। सो दिस इज़ अ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर हम लोग देखें कि ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो V था वो भी तो सेम टू सेम यही निकल के आया है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R। आप देख सकते हैं सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे। That means new potential difference is same as old potential difference, that is V। इसका मतलब इस सरफेस पे यहाँ पे -4q चार्ज देने से इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, V। Okay, now question number 3rd. It says voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 to the power 6 volt per meter. The plate area is given 10 to the power -4 meter square. What is the dielectric constant of the capacitance? What is the dielectric constant, and if capacitance is given 15 picofarad, epsilon naught is also given. Fine. So what is the formula for capacitance of parallel plate capacitor? We know this is epsilon naught A divided by D. In the absence of any dielectric, but अगर dielectric present है तो फिर dielectric constant K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पता है, C हम लोगों को जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, एरिया जानते हैं, D नहीं जानते हैं और K निकालना है। फाइन, बट D जानने के लिए हम लोगों को सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या क्या, ये वोल्टेज रेटिंग और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम में झेल सकता है। लुक, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम लोग एजेस पे अगर छोड़ देते हैं, एजेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड दिस रीजन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। ओके, और किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है आपको दो पॉइंट के बीच में, तो सिंपली करना क्या रहता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस से। सो अगर ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, उसके लिए करना कुछ नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस से। याद रखिएगा ये सिर्फ तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा फिर। ओके, नाउ V इज गिवन, V इज 500 एंड E इज ऑल्सो गिवन, तो E डिवाइड हो जाएगा आके, विच इज 10 to the power 6, सो D यहाँ से निकल जाएगा, सो D विल बी 5 into 10 to the power -4 meter. Now here capacitance is known 15 into 10 to the power -12 because it's picofarad. D जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, D अभी निकाले हम लोग यहाँ पे 5 into 10 to the power -4,
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में आ जाएगा, इधर के बच छोड़ देते हैं सिर्फ, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया भी दिया हुआ हम लोगों को, कहाँ है, ये रहा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 cancels, 10⁻⁻12 also cancel. So here we have this calculation. Now K is 15 5s are 75 divided by 8.86. अब आपको इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेशन लगाइए ना, आप 8.86 को लगभग 9 मान लीजिए और सोचिए अगर हम 9 से 75 को डिवाइड करते हैं तो 9 8 जा 72, यानी 8 के आसपास कोई ऑप्शन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये रहा 8.5 वाला, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस भी दूर दूर है, तो इसको 9 मान लेंगे हम लोग और 9 8 जा 72, तो ये आंसर 8.5 आ जाएगा सॉल्व करने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय E AX प्लस BI हैट वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, दोनों ही ऐसा यूनिट वैलिड है। एंड x is in meters, so this x is in meters. The values of constants a and b are 20 and 10 in SI units. If the potential at x equal to 1 is V1 and that at x equal to -5 is V2, then V1 minus V2 is okay. So first of all electric field is given, electric field is how much, a जो है आपका 20, फिर x प्लस b कितना है, b है आपका 10 I हैट न्यूटन पर कूलम। और हम लोगों को V1 माइनस V2 निकालना है और x इक्वल टू 1 पे वोल्टेज है, सॉरी पोटेंशियल है V1 और x इक्वल टू -5 मीटर पे पोटेंशियल है V2। वी नीड टू फाइंड V1 माइनस V2 नाउ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है और कोई सा भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो उसके लिए एक ये इक्वेशन होता है जिसमें कि पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ये V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2 कैसे भी लिख सकते हैं, हम लोग को V1 माइनस V2 निकालना है ना, सॉरी लेट्स राइट V1 माइनस V2 इज इंटीग्रल माइनस E dot dr, and in this case the dr will be actually dx because the electric field is only in x direction. So E dot dx and the lower limit will be this जो माइनस के बाद है, यानी कि एट लोकेशन x2 जो कि इस जगह पे कितना है -5 और ये जो माइनस के पहले है वो अपर लिमिट में होता है। सो V1 किस जगह पे, V1 x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। सो माइनस इंटीग्रल -5 to 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20x प्लस 10 dx। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ये जो इंटीग्रल्स का जो लिमिट्स है वो आपका अपने आप डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रख लेगा। यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, हम लोग उसका चिंता नहीं करना है। ओके, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 20x विल बी 20 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन प्लस 10 फिर से कांस्टेंट है, यानी कि उस केस में सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे -5 से 1, ये 2 से कैंसिल होकर 10 हो जाएगा और 10 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो -10 हो गया। अब यहाँ बचेगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस x और लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट 1, सॉरी यहाँ 1 है, -1 यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, लेट मी करेक्ट इट। ओके, सो दिस इज -10 ना, अपर लिमिट 1 पुट करते हैं यहाँ पे, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 सो 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर x के जगह पे -5, तो 25 माइनस 5 मतलब कि 20। सो यहाँ पे 20 -10 2 - 20 -18,
सो आंसर विल बी प्लस 180 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कोई ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी।